अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमीज़ क्लिनिक। आज एक मेडिसिन नहीं है, आज एक डिज़ीज़ है। डिज़ीज़ भी बहुत ही कॉमन है, आपने बहुत ही देखी होगी, बहुत ही, और आप एक दफ़ा इसमें सफ़र ज़रूर हुए होंगे। ये डिज़ीज़ ऐसी है जिसको आप बहुत ही लाइट लेते हैं, लेकिन इतनी लाइट नहीं है, जो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर वायरस नहीं बैक्टीरिया छोड़ती है, और फिर एक आपको बहुत ही संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा सस्पेंस ना डाले हुए आज की डिज़ीज़ का नाम बता देती हूँ। आज की जो डिज़ीज़ है वो टाइफाइड फीवर है। टाइफाइड फीवर बारी का बुखार, मियादी बुखार, बार बार होने वाला बुखार। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बारी का बुखार क्या है, टाइफाइड फीवर क्या है, इसमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, इसका रीज़न्स क्या है, क्या वजूहात हैं कि सबको बहुत जल्द टाइफाइड फीवर हो जाता है, क्या वजूहात हैं इस कि ये क्यों होता है, और इसमें टेस्ट कौन से होने चाहिए, और इनकी सिम्टम्स कौन सी हैं, और इसकी डोजेज क्या, और होम्योपैथिक इसको कैसे मैनेज करती है, और क्या क्या कुछ करना चाहिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह इस आपके लिए बेनिफिशियल होगी। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपको क्या करना है, आपको इसको सब्सक्राइब करना है ताकि मेरे आने वाले तमाम न्यू वीडियोस जो हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ये जो भला है सब तक पहुंचता रहे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर का जो बैक्टीरिया है ना, मेरे नाम से थोड़ा सा मिलता जुलता है। साइमोनल बैक्टीरिया है, साइमोनल टाइफी। मैं साइमी हूँ ना, वो साइमोनल टाइफी है, ठीक है। साइमोनल टाइफी, इसे एस टाइफी भी कहते हैं। साइमोनल टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, और वहाँ पर एंटर होने के बाद वो सीधा हमारी अंतड़ियों में चला जाता है। हमारी अंतड़ियों का एटमॉस्फेयर उसको बड़ा ही पसंद होता है, वहाँ पे जाके वो रहता है, और वहाँ पर जाके वो उसकी मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर जाके उसकी मल्टीप्लिकेशन होके वो वहाँ पर अपना कब्ज़ा कर लेता है अच्छी तरह से। वहाँ पे जाके अपना कब्ज़ा करने के बाद वो वहाँ पर तबाहियाँ उतारना शुरू करता है। वहाँ पे इन्फ्लामेशन जो है वो फैलाना शुरू करता है। उस इन्फ्लामेशन की सूरत में आपको सिम्टम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। सर में दर्द, भारीपन, जिस्म में दर्द, जिस्म टूट रहा है, सुस्ती, सुन्नपन, वॉमिटिंग, पेन, बहुत सारी सिम्टम्स आने लग जाती हैं। फिर वो वहाँ पर बैठे बैठे क्या करता है, इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। इन्फ्लामेशन क्रिएट करने के बाद वहाँ पर ज़ख़म बनाता है, या ऐसे जैसे आप स्किन के बाहर देखें फोड़े फिंसियाँ सी बन जाती हैं ना, सेम इसी तरह से बड़े बड़े से फोड़े फिंसियों टाइप जो ज़ख़म है वो आपकी अंतड़ियों में, आपकी स्टमक की दीवारों में बनने लग जाते हैं। अंतड़ियों से फिर वो ऊपर स्टमक की तरफ भी जाता है, बनने लग जाते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता आपको बीमारी की तरफ ले जाते हैं, और सूरत हाल बड़ी संगीन हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया जो है वो कैसे जाके अपना काम करता है, उसका प्रोसीजर क्या है। अब ये देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है साइमोनल टाइफी ये बॉडी में दाखिल कैसे होता है, उसकी रीज़न्स क्या हैं दाखिल होने की। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न है वो आपकी हाइजीन है। आप अगर सफाई पसंद नहीं है, गंदगी पसंद है, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं, और आप ये सोचते हैं अभी तो मैंने हाथ धोए थे, अभी तो वो आप वायरस, वो जो बैक्टीरिया है वो आपके हाथों में रह जाता है, और आपके खाने पीने से, आपके हाथ से आपके मुंह के अंदर जाता है, आपकी रोटी से, आपके सालन से, आपके पानी से। और सबसे पहले कुछ लोग ये सोचते हैं कि अभी तो मैं वॉशरूम गया था, ये जल्दी से जल्दी होती है, थोड़ा सा हाथ धोए और वापस आ गए। पखाना जो है बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस बैक्टीरिया को फैलाने में। अब वो थोड़ा आगे जाके बताते हैं, अभी मैं आपको सिर्फ खुराक का बता रही हूँ, हाइजीन का बता रही हूँ कि अगर आप सफाई से साफ़ सुथरा खाना नहीं पकाते हैं, साफ़ सुथरी जगह पे रख के नहीं खाते हैं, तो आपकी खुराक से जा सकता है। अगर आप किसी गंदी जगह पे बैठ के, बाहर ढाबों में या कहीं और जगह पे बैठ के बाहर का खाना खाते हैं जहाँ पर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, तो वहाँ से भी बैक्टीरिया आपके हाथ से आपके मुंह में, अंतड़ियों तक चला जाता है। अगर आप ऐसा पानी पीते हैं जो पानी हाइजीन में साफ़ सुथरा नहीं है, अकॉर्डिंग टू हाइजीन रूल्स नहीं है, तो पानी के ज़रिए भी आपको ये बैक्टीरिया जो है आपकी अंतड़ियों में चला जाता है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि मैं अपने तमाम पेशेंट्स को बार 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 मना कर रही होती हूँ, खाना जो है वो बासी नहीं खाना, खाना ताज़ा खाना है, रोज़ पका के खाना है, पका हुआ खाना खाना छोड़ दीजिए, फ्रीज़ कर करके रख के
थोड़ा खाइए, साफ़ सुथरा खाइए और ताज़ा खाइए। आप जितना भी पॉइंट माइनस में जाके भी उसको सेव करते हैं, फ्रीज़ करते हैं, फिर भी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो हो ही जाती है किसी ना किसी पॉइंट पे जाके। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। उसके बाद इसकी रीज़न्स पे आ रहे थे, मैं तो साथ ही आपको एडवाइस भी देने लगी। तो उसके बाद इसकी रीज़न्स खाना था, पानी था, स्टूल पे आ जाते हैं। देखिए ये स्टूल जो है ना, अगर कोई ऐसा इंसान जिसको टाइफाइड फीवर था और उसने स्टूल पास किया, और स्टूल क्योंकि आपका अंतड़ियों में होता है ना ये बैक्टीरिया, तो ये आपके अंतड़ियों से स्टूल में खारिज होता रहता है। तो स्टूल में जब कोई मक्खी बैठी और वो मक्खी जो है वो आपके किचन में आई, आपके खाने वाली चीज़ों पे आई, तो वो स्टूल से वो मक्खी जो है आपके किचन में, आपके घर में टाइफाइड जो है बैक्टीरिया उसको ट्रांसफ़र कर देती है। इसलिए जो लोग टाइफाइड में सफ़र हैं, जिनको टाइफाइड है, वो अपना जो रफीज है उसको सही तरह डिस्कार्ड करें, उसको सही तरह ज़ाया करें, वॉशरूम को साफ अच्छे तरीके से, उसको बिल्कुल ये नौबत ना आने दें कि उसके स्टूल के ऊपर जो है वो कोई किसी किस्म की मक्खियाँ बैठें। तो मक्खियाँ जो हैं ना वो स्टूल से बहुत ज़्यादा आपको ट्रांसफ़र करती हैं ये बैक्टीरिया को। अब उसके बाद स्टूल पास करने के बाद अगर हाथ अच्छे तरीके से नहीं धोए जाते और वो आके किसी सेहतमंद इंसान के पास बैठ गया, उसने इस टेबल पे हाथ लगा दिए, उस टेबल को दोबारा से आके एक सेहतमंद इंसान ने अपना हाथ लगा दिया, तो वहाँ से भी वो बैक्टीरिया वायरस होकर एक सेहतमंद इंसान के अंदर मुंतकिल हो जाता है। और वहाँ जाते ही आपको पता है कि कब्ज़े की ज़मीन पे सब इंतशार फैलाना शुरू कर देते हैं। कब्ज़ा ग्रुप जो है ना वो बहुत ही इंतशार फैलाता है कब्ज़े की जगह पे। तो ऐसे ही बैक्टीरिया को भी मौजें मिल जाती हैं, वो भी आके बहुत तबाहियाँ उतारता है। उसके बाद अब हमने ये देख लिया कि इसके रीज़न्स पानी था, स्टूल था। हाँ जी, आपका जो ऐसा अगर टाइफाइड में किसी को म्यूकस आ जाता है और अगर कोई स्टूल के साथ यूरिन ही ऐसा पास करता है, आपके जो डिस्चार्ज हैं, ठीक है, उनमें उनसे भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अब हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसके सबसे देखें, इसका फीवर देखते हैं, वाले सिम्टम्स से पहले इसका फीवर देखते हैं। इसका जो फीवर होता है ना वो आपका ग्रेजुअली एकदम ऐसे बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला फीवर नहीं है, स्लो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जड़ें काटने वाला फीवर है। ये बैक्टीरिया आपके अंदर जाता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, फीवर करता है, फीवर बहुत आहिस्ता आहिस्ता। अगर आज रात को आपको 99 और साथ जिस्म टूट रहा है, हड्डियाँ टूट रही हैं, जिसम में दर्द, दिमाग पे, सर पे आपको ऐसी भारीपन सा है, और उसके बाद हेडेक स्टार्ट होगी और आपको अपना जो सर है ना वो उसमें सुनपन, डिलेरेशन फील होता है, सुन फील होता है। और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको 100 हो जाता है फीवर, फिर 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104, और ये बहुत संगीन सूरत हाल भी इख्तियार कर सकता है। तो इसलिए इसको आपको शुरू को अपनी जो सिम्टम्स हैं उसको फॉलोअप रखना है, शुरू में इसको पकड़ लेना है। पहली सिम्टम्स में क्या था कि आपको हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा भारीपन होगा। नेक्स्ट सिम्टम में क्या था कि आपके जिस्म में हड्डियाँ, जिस्म का एक एक पार्ट आपका, हड्डियाँ टूटेंगी, एक एक जिस्म के हिस्से में दर्द होगी। उसके बाद आपकी भूख बिल्कुल गायब हो जाएगी। उसके बाद आपको ग्रेजुअली फीवर आने लगेगा, और जो फीवर है इसको म्यादी बुखार, बार बार होने वाला बुखार इसीलिए कहते हैं कि किसी टाइम तो ये बिल्कुल उतर जाता है जैसे है ही नहीं, और किसी टाइम और अपने मुकर्ररा वक्त पे कब, और कुछ लोगों को सिर्फ दिन में होता है, कुछ लोगों को रात में। अपना जो फीवर है ये रिपीट होता रहता है अपने मुकर्ररा वक्त पर। इसलिए जो फीवर है इसको आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है। उसके बाद इसके फीवर के साथ साथ क्या होता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन आ जाते हैं, कुछ लोगों को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, और कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर हो जाता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है। जो कुछ खाना खाते हैं उनसे खाना खाया नहीं जाता, खाना खा लें तो उनसे वो खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। उसके बाद एक इसकी बहुत अहम सिम्टम है, वो ये है कि इसके जितना भी डिस्चार्ज है, यानी कि इसके अंदर से ना एक बहुत ही गंदी सी, बहुत ऑफेंसिव ऑडर होती है, बहुत गंदी सी बदबू आती है टाइफाइड के पेशेंट के बॉडी से। टाइफाइड के पेशेंट के पसीने से बहुत गंदी सी बू आती है, बदबूदार, बहुत शदीद बदबूदार उसका पखाना होता है। अगर वो वॉमिट करता है तो उसका वॉमिट बहुत बदबूदार होता है, उसका पसीना बहुत बदबूदार होता है, उसकी बॉडी से जितने डिस्चार्ज हो रहे होते हैं वो तमाम बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं, बदबूदार होते हैं।
तो ये इसकी बहुत ज़्यादा अहम अलामत है। और इसमें अब देख लेते हैं कि टेस्ट कौन कौन से करवाए जा सकते हैं। लैब टेस्ट, मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले आपको सीबीसी ही करवाना है। सीबीसी के साथ आप ईएसआर ज़रूर करवाइएगा ताकि आपकी बॉडी के अंदर होने वाली इन्फेक्शन का आपको आइडिया हो सके। ईएसआर जितना ऊपर है तो आपको बताएगा कि कितना पुराना ये फीवर था। उसके बाद हमारा टेफीडोट आता है। टेफीडोट जो है उसमें आपका एलाइजा भी होता है और आपकी स्क्रीनिंग भी होती है। तो उसमें टेफीडोट टेस्ट, टाइफाइड के भी जो टेस्ट होते हैं वो 2 होते हैं। इसमें विडॉल टेस्ट भी करवाया जा सकता है। उसमें भी आपको आइडिया हो जाता है कि आपको टाइफाइड हो रहा है। तो इस तरह ये तमाम जो टेस्ट हैं ये करवा के आपको अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर चलना चाहिए। अब इसकी ना डोजेज पे आ जाते हैं। इसकी जो डोजेज है ना, टाइफाइड को आपने बिल्कुल लाइट सा नहीं लेना, फ़लाँ को भी हुआ था, फ़लाँ को भी हुआ था, फ़लाँ को भी हुआ था। जितना ये आराम से आपके अंदर घुसता है ना, उतना ही आराम से आपकी जड़ें काट के बहुत ढीठ बन जाता है, निकलता नहीं है आपको तबाह किए बगैर। तो इसको आपने लाइट नहीं लेना। सबसे पहले कोशिश आपने ये करनी है कि आपने इसकी होम ट्रीटमेंट नहीं करना। आपने यू हैव टू कंसर्न योर डॉक्टर। आपने अपने डॉक्टर से कंसर्न करना है। वो आपकी माइंड सिम्टम देखेगा, आपका मिजाज देखेगा, फिर आपकी सिम्टम्स देखेगा। अगर आपको लूज़ मोशन है तो आपको उसके हिसाब से मेडिसिन देगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसके हिसाब से मेडिसिन देगा। अगर आप बहुत ही कूल और बड़े ही डिसहार्ट हो गए हैं, आपको लगता है कि खौफ बीमारी, मुझे मैं मर जाऊंगा, आपको उसके हिसाब से मेडिसिन दी जाएगी। अगर आप बहुत ही एग्रेसिव हो गए हैं, आपको बहुत गुस्सा चढ़ता है, फीवर में आप बहुत गालियाँ निकालते हैं, बच्चों को बहुत डांटते हैं, तो वो आपको उसके हिसाब से मेडिसिन देगा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही होती मेडिसिन हैं उसका जिक्र हम ज़रूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रिकॉशंस यही देना चाहती हूँ कि आप साफ़ सुथरा खाना खाइए, बाथ लीजिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, साफ़ सुथरी जगह पे रहिए, पूरी नींद लीजिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि होम्योपैथिक इसको कैसे ट्रीट करता है। होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली मेडिसिन का आज मैं जिक्र करूँगी। सबसे अहम दवाई, सबसे अहम मेडिसिन जिसको आपने नहीं भूलना, अगर आपको टाइफाइड पॉजिटिव आ जाता है, आपको टाइफाइड की सिम्टम्स हैं, तो आपको आर्सेनिकम एल्प को अपने घर लेके आना है। आर्सेनिकम एल्प पिछले मैंने वीडियो में बना के डाली थी पिछले चैनल पे, इस पर भी दोबारा बना दूंगी, उससे ज़्यादा अच्छी बनाऊंगी। आर्सेनिकम एल्प को 30 में लेना है। आजकल आपको जो पता है कोरोना सीज़न है, आर्सेनिकम तो आप सबके घर में होनी चाहिए। जिसने मेरी वीडियो देख ली है, तो अगर आपको लगता है टाइफाइड पॉजिटिव आ गया, यू आर पेशेंट ऑफ टाइफाइड, तो यू हैव परचेज आर्सेनिकम एल्प इन 30 और उसको आपने रिपीट करना आफ्टर 2 आवर्स, 2 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में डाल के, और इसको 4 डेज़ के लीजिए। उसके बाद अगर आपकी सिम्टम्स आती हैं तो आपको सल्फ़र लेना चाहिए। आपको पता है इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे जिस दिन आप सल्फ़र निहार मुँह लीजिए, 200 सल्फ़र का आपको रूल पता है कि 12 बजे से पहले लेना है, निहार मुँह लेना है 200 में, और सल्फ़र जिस दिन आपने लेनी है उस दिन आपने आर्सेनिकम एल्ब नहीं लेनी है। इसमें आप ठीक हो जाएं तो कोई बात नहीं, आर्सेनिकम एल्ब आपने फिर भी जारी रखनी है, और अगर आप ठीक ना हो आपने आर्सेनिकम एल्ब फिर भी जारी रखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 5 डेज़ फिर गुजार देने आर्सेनिकम एल्ब के साथ। 6 डे निहार मुँह मॉर्निंग में आपने ट्यूबरक्लोनियम 200 में ले लेनी है। फिर आपने अपनी सिचुएशन देखनी है, फिर 6 डेज़ नेक्स्ट गुजार देनी है, सुबह दोपहर शाम आपने आर्सेनिकम लेनी है। उसके बाद लास्ट पे आपने सुराइनम 200 में लेके, जिस दिन आपने सुराइनम ट्यूबर एंड सल्फ़र लेनी है उस दिन आपने आर्सेनिकम नहीं लेनी, और उसके साथ अपने अच्छी डाइट का ख्याल रखना है। आर्सेनिकम को ज़्यादा देर तक याद रखना है। हाँ, एक और मेडिसिन है, जब आपका बुखार एक सीज़न के साथ रिपीट हो रहा होता है, बार बार आपका बुखार जो है जब वो आ रहा होता है, तो आपको एंटियम क्रूडम लेनी है। एंटियम क्रूडम का आपको पता ना एक और भी है कि उसकी जो ज़ुबान के वैसे वीडियो में तो मेरी भी ज़्यादा ही वाइट लग रही है, वीडियो में लग रही है भी, मैं आई एम नॉट पेशेंट ऑफ एंटियम क्रूडम। तो एंटी क्रूडम जो है उसको आपने लेना है अगर आपका फीवर जो है वो रिपीट होके आता है, रिपीट होता है। तो ये थोड़ी सी मेडिसिन हैं जो आपकी हेल्प करेंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सबको शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं, मेरे क्लिनिक के कहीं करीब तरीन रहते हैं, तो मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर भी आप मैसेज करके अपना टाइम ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो रोज़ 2 बजे, अब तक तो रोज़ 2 बजे मैं लाइव आती हूँ, तो मेरे से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन भी आपने पूछना हो, मैं आपका जवाब देने में बहुत खुशी महसूस करूँगी। मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।